हेलो एवरीबॉडी। तो एक एक्सपेरिमेंट जो है वीडियो मेकिंग में मैं आज करने जा रहा हूँ, और बिकॉज़ वाइट बोर्ड पे कभी वीडियो बनाया नहीं यूट्यूब के लिए, सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। आज हम ग्रामर के सबसे बोरिंग टॉपिक की बात करेंगे। और उस बोरिंग टॉपिक का नाम है टेंसेस। और बोरिंग टॉपिक से शुरुआत करने की का जो कारण है वो क्या है कि इसको पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि क्या इन रियलिटी ये बोरिंग है या हम इसको बोरिंग मानते आ रहे थे। सो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि टेंसेस होते क्या हैं, व्हाट आर टेंसेस। यहीं पे मैं क्वेश्चन मार्क बनाया था। टेंसेस होते क्या हैं, और दो टर्म्स जो हैं, नंबर 1 टाइम, नंबर 2 टेंस, इन दोनों में अंतर क्या है और इन दोनों में जो अंतर है उसके आधार पर हम टेंस को पढ़ेंगे। नाउ टाइम जो है वो एक जनरल टर्म है। जनरल टर्म से मेरा मतलब क्या है कि इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू वन पर्टिकुलर फील्ड। उदाहरण के लिए मैं अगर बोलूँ कि जब डायनासोर्स थे आज से 1 करोड़ साल पहले या 1.5 करोड़ साल पहले, तो क्या टाइम था उस समय? घड़ी नहीं थी लेकिन टाइम तो था उस समय। लेकिन जब डायनासोर थे क्या उस समय टेंसेस थे? मतलब एक डायनासोर दूसरे डायनासोर को ऐसा बोल सकता था क्या कि तूने हैज़ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों यूज़ कर दी, या हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज़ कर दी? ऐसा नहीं होता होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेंस जो हैं उनका संबंध जो है वो जनरल नहीं है, उनका संबंध जो है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ से है। और वो पर्टिकुलर चीज़ कौन सी है? वो पर्टिकुलर चीज़ है कौन सी? लैंग्वेज। हालांकि लैंग्वेज भी अपने आप में बहुत वाइड टर्म है ना। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ साइंस, है ना, कि किसी भी तरीके से अपनी बात कम्युनिकेट करना इज़ कॉल्ड लैंग्वेज। बट यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी जो हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। जब वो लैंग्वेज आई होगी तो टेंसेस भी अपने आप ही आगे होंगे। नाउ बिकॉज टाइम जो है वो एक जनरल टर्म है, इसलिए उस पर कोई विशेष पर्टिकुलर रूल्स लागू नहीं होते हैं। याद रखना, लैंग्वेज से ही केवल टेंस का संबंध है, इसलिए ये बहुत ही क्या है, स्पेसिफिक टर्म है। स्पेसिफिक टर्म से मेरा मतलब है कि इसका संबंध केवल लैंग्वेज से ही है ना। और जो चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं उनको, जैसे अपन एग्जांपल दूं आपको मैं, आपको लग रहा होगा कि सिंपल सी बात को क्यों समझाया जा रहा है, बट आप ये देखोगे आगे जाके कि ये सिंपल चीज़ें आपको बहुत ही काम आने वाली हैं। कि स्पेसिफिक होने का मेरा मतलब है, जैसे अपन कोई डिग्री कोर्स करते हैं, बीटेक करते हैं, बीएससी करते हैं, तो उसको हम टेक्निकल बोल देते हैं क्योंकि उनका संबंध एक पर्टिकुलर फील्ड से है। लेकिन हम बीए को कभी भी टेक्निकल नहीं बोलते हैं क्योंकि हम बहुत सारी बातें उसमें पढ़ते हैं, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ उसमें नहीं पढ़ी जाती है ना। तो चूँकि ये जनरल है और ये स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक होने के कारण ये टेक्निकल भी है क्योंकि इसका संबंध सिर्फ एक ही चीज़ से है, वो है लैंग्वेज। और कोई भी चीज़ टेक्निकल तब तक नहीं हो सकती जब तक उसके प्री स्पेसिफिक, प्री डिसाइडेड रूल्स ना हो। उसका मतलब हुआ कि टेंस जो होंगे उनके प्री डिसाइडेड रूल्स भी होंगे। पर टाइम के ऐसे एज सच रूल्स हमें नहीं पता है कोई। हम नहीं थे तो भी टाइम था, हम आज हैं तो भी टाइम है, और हम ऐसा मान के चलते हैं कि हम कल जब नहीं होंगे तब भी टाइम होगा। पता नहीं, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि टाइम होगा। सो ये तो इनमें अंतर हो गए, और अंतर के बेसिस पे अब हम टाइम और टेंस में अंतर करने के बाद टेंस में आने वाले हैं। भाई इस अंतर से हमें फ़ायदा क्या हुआ, इस अंतर करने से हमें क्या ऐसा मिला जो हमें पहले नहीं पता था। तो इसका एक सिंपल सा मीनिंग ये निकला कि टेंस जो होते हैं वो टाइम को डिनोट करने में हमारी हेल्प करते हैं। वो समय का एक ऐसा पक्ष है जो हमें बताता है कि कोई काम कब हुआ, भूतकाल में हुआ, वर्तमान काल में हुआ, या फिर आगे कभी होगा। एक बात होगी। दूसरी बात की हम बात करें अगर, कि टेंस में इस बात का क्या महत्व है कि प्री डिसाइडेड रूल्स होते हैं। इस बात का महत्व ये है कि इस बात के आधार पर हम ये जो डिवीज़न है वो कर सकते हैं कि टेंस होते कितने हैं। आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं जो फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो जनरल जो लोग हैं जिनका इंग्लिश से बहुत ज़्यादा लेन देन नहीं है वो अभी भी इस धोखे में हैं कि टेंस 3 होते हैं, जबकि टेंस होते कितने हैं?
प्रेजेंट एंड पास्ट। फ्यूचर, आवाज़ आ रही होगी दिमाग में आपके कि फ्यूचर कहाँ गया सर। फ्यूचर जो है वो टेंस नहीं है, बिकॉज टेक्निकली इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। कारण देखिए, प्री डिसाइडेड रूल्स होने चाहिए। प्रेजेंट के हैं क्या? तो मैं कहूँगा हैं। क्यों हैं? कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, डज, इज, आर, एम और हैज़ और हैव, इनको हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के रूप में यूज़ करते हुए मैं प्रेजेंट बना सकता हूँ, ये फिक्स है। मैं कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड, वॉज वर या फिर हैड, इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हुए प्रेजेंट टेंस नहीं बना सकता। ठीक उसी तरह से इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हुए मैं पास्ट नहीं बना सकता। तो इनके रूल्स जो हैं वर्ब्स को लेकर, हेल्पिंग वर्ब्स को लेकर काफ़ी हद तक क्या है, फिक्स हैं। लेकिन ऐसा फ्यूचर में है क्या? फ्यूचर में आपके दिमाग में आएगा सर है ना, विल और शैल है ना। तो विल और शैल जो है, पहली बात तो ये उधार लिए हुए हैं मॉडल से। दूसरी बात, मान लिया चलो कोई बात नहीं उधार लिए हुए तो, लेकिन इनके बिना भी काम चल सकता है। इनके बिना भी हम ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं जो हमें फ्यूचरिटी या भविष्य शो करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कई बार आता है उसमें कि पीएम मोदी विजिट्स जयपुर टुमारो। पीएम मोदी विजिट्स जयपुर टुमारो। अब देखो बच्चों, इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज हुई है? फर्स्ट। टेक्निकली क्या है ये? प्रेजेंट टेंस है। तो टेंस की बात करें तो टेंस कौन सा हो गया? ये प्रेजेंट। लेकिन टाइम कौन सा बता रहा है हमें? ये फ्यूचर का। तो मतलब क्या हुआ कि मैंने बिना विल शैल यूज किए ही फ्यूचर में आने वाली एक बात बोल दी कि भैया प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो कल जयपुर आ रहे हैं या कल जयपुर आएंगे। ये नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप इज, आर, एम, गोइंग टू का यूज़ करते हुए भी, यानी बी प्लस गोइंग टू का यूज़ करते हुए भी फ्यूचर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, ही इज गोइंग टू हेल्प मी, वो मेरी हेल्प करने वाला है। तो करने, गोइंग टू का मतलब यहाँ पे आप सब जानते हैं कि वो चलने वाला नहीं है कि वो चल के आ रहा है और जा रहा है और मेरी हेल्प कर रहा है। नहीं, ये प्रेजेंट की वर्ब होने के बावजूद भी हमें क्या बता रही है कि वो फ्यूचर में मेरी हेल्प करने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बिना विल शैल का यूज़ किए क्या बना सकते हैं? फ्यूचर टेंस बना सकते हैं, फ्यूचर बना सकते हैं। तो फ्यूचर हुआ क्या फिर? फ्यूचर हम पढ़ेंगे नहीं क्या? फ्यूचर पढ़ेंगे हम। फ्यूचर है भी, और फ्यूचर है क्या? ये समय का केवल एक एस्पेक्ट है। इसको एस्पेक्ट भी बोल सकते हैं आप। सो इट्स ओनली एन एस्पेक्ट ऑफ टाइम, समय का एक पक्ष है ये। नाउ टेंसेस हम जब पढ़ने वाले हैं, हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को भी पढ़ेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमने हर एक टेंस को 4 अलग अलग प्रकार के भागों में बांट दिया है, जो सब में सेम ही होंगे। इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। चारों ये जो है सब में सेम रहेंगे। और इन चारों में 4 सेंटेंस टाइप भी आएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो अब हम नया क्या करने वाले हैं यहाँ पे, जो पास बुक्स में नहीं दे रखा या जो गाइड्स में नहीं दे रखा। हम चीज़ों को रटने वाले नहीं हैं कि भाई इसमें फर्स्ट फॉर्म आ गई रट लिया। हम जितना हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव का मतलब है जो सकारात्मक, जिसमें ना निकले। ओके, अब पॉजिटिव सेंटेंस में याद रखना, प्रेजेंट और पास्ट में एक सिमिलरिटी है इंडेफिनेट में, कि इनके पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगा हुआ हो सकता है ना। ये लगा हुआ हो भी सकता है और नहीं भी, इसीलिए मैंने इसको पैरेंथेसिस में या ब्रैकेट में लिखा है। और उसके बाद में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आना जरूरी नहीं होता है आप जानते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट है तो हम उसको लगा देंगे। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं हम, उसके बाद अपन बात करेंगे काम की, जो है कि ही स्पीक्स ट्रूथ बड़े की मात्रा है ना, तो ही स्पीक्स ट्रूथ। अब अपन ने यहाँ पे ही यानी कि सिंगुलर यूज़ किया है, तो अपन ने यहाँ क्या लगा दिया, एस लगा दिया। तो ये सब नियम आपको जो बेसिक से पढ़ रहे हैं उनको बता देता हूँ मैं, वरना सबको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि
अगर अपन को ही, शी, इट या दूसरा कोई सिंगुलर नाउन दे रखा हो तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो एस या एस लगाएंगे। ओके, अगर हमें आई, वी, यू, दे या दूसरा कोई प्लूरल नाउन दे रखा हो तो उसके साथ अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो एस या ई एस नहीं लगाएंगे। ओके, इन द सेम मैनर अपन ये ऊपर देखा है अपन ने जो, अगर यहाँ पे अपन आई कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, एस नहीं आएगा, आई स्पीक ट्रूथ। दे कर दें तो भी स्पीक ही आएगा। और अपन यहाँ पे ही के स्थान पे शी कर दें या राम कर दें या रमा कर दें तो क्या हो जाएगा, ट्रूथ ना। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर हमने स्ट्रक्चर तो सीख ली, पर आप थोड़ा हमें बताइए कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडेफिनिट क्यों कहते हैं। क्वेश्चन है ये, इंडेफिनिट क्यों कहते हैं। आप सबके दिमाग में आंसर आ रहे होंगे, मेरे दिमाग में भी आंसर आया, क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है। तो बहुत फनी आंसर हो गया ये कि ये डेफिनेट नहीं है इसलिए इसको इंडेफिनिट कहते हैं, पर एक्चुअली इसका आंसर यही है क्योंकि इंडेफिनिट जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हमें किसी एक फिक्स टाइम की बात नहीं बताता। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि माई मदर गोज टू टेम्पल एवरीडे। अब इस सेंटेंस के बेसिस पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सिर्फ इस सेंटेंस के बेसिस पे, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि मेरी माताजी रोज मंदिर जाती हैं, तो क्या मेरी माताजी कल मंदिर गई थी? बिल्कुल गई थी, क्योंकि वो रोज जाती हैं। क्या मेरी माताजी आज मंदिर गई थी? यस, क्योंकि रोज जाती हैं। कल जाएंगी क्या? सब कुछ ठीक रहा तो जाएंगी। क्यों भाई? रोज जाती हैं इसलिए कल भी जाएंगी। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो सेंटेंस है वो हमें किसी एक फिक्स टाइम की बात नहीं बता रहा, इसलिए ये इंडेफिनिट है। तो अगर आपसे अब कोई पूछे ना कि कोई, जैसे जोक में था, एक पोर जोक था कि ऐसा सेंटेंस बताओ जिसमें तीनों काल आ जाएं, तो आपको ये गाना गाने की ज़रूरत नहीं है कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। आप उसको सिंपल सा कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बता सकते हो, उसमें तीनों ही काल आ जाएंगे, है ना। और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं बच्चों? टाइमलेस टेंस बोलते हैं। याद रखना, टाइमलेस टेंस मतलब इसमें कोई भी टाइम, पर्टिकुलर फिक्स टाइम के बारे में बात नहीं होती है। ओके, तो ये तो बात थी टाइमलेस टेंस की, और इसे इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं इसकी। अब सेकंड बात जो है वो क्या है कि पॉजिटिव के बाद क्या आएगा हमेशा टेंस में? नेगेटिव। वैसे तो नेगेटिव बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, अपन धीरे धीरे सबके बारे में बात करेंगे, पर हम पढ़ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ इतनी सी बात करेंगे कि नेगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी ज़रूर। नोट जो है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा, है ना। और हेल्पिंग वर्ब्स के लिए बोलते भी हैं ऐसा, है ना, कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं दे आर फ्रेंड्स ऑफ नॉट, वे नॉट की फ्रेंड होती हैं, है ना। आपने सुना भी होगा 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, है ना, जिसमें से 13 मॉडल होते हैं और 9 बेस हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए नोट आना जरूरी है, नोट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा। और नंबर 3 पे आएगा सामान्यतः, है ना, आप बात बहुत सारे निकल आएंगे। तो पहले अपन बात करते हैं कि सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर चूंकि नंबर 3 पे नोट लगाना है तो नंबर 2 पे क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। और हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों? यहाँ पे डू या डज। नंबर 3 पे क्या आ जाएगा? नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसको आप बेस फॉर्म भी बोल दो, फर्स्ट फॉर्म बोल दो, जो बोलना चाहो बोल सकते हो, क्योंकि इसमें कोई ऐसे IS नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट है तो लगा दो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, नाउ सेंटेंस की बात करें तो आपको याद रखना है डू कहाँ आएगा, डज कहाँ आएगा। सिंपल है वैसे तो बहुत ही, फिर भी जहाँ जहाँ हमने एस लगाया था या ES लगाया था वहाँ डज आएगा, क्योंकि डज में एस लगा हुआ है, डू में एस नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम डू को उन जगहों पे लगाएंगे जहाँ पर हमने ऐसे IS नहीं लगाया था। तो मतलब बात वही है, अभी भी हमें एस चाहिए इनके साथ, एक वचन के साथ, ही शीट के साथ। यहाँ एस नहीं चाहिए था तो अभी भी हमें यहाँ एस नहीं चाहिए, ES नहीं चाहिए, डू चाहिए, डज नहीं चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ कि आई, तो आई को इस सेंटेंस को क्या करोगे आप? आई डू नॉट स्पीक ट्रूथ। हालांकि मीनिंग के बेसिस पे सेंटेंस बहुत ही क्या हो गया, एम्बिगुअस हो गया। मैं सच नहीं बोलता मतलब तुम अभी भी सच नहीं बोल रहे, और अगर तुम सच नहीं बोल रहे तो मतलब तुम सच बोलते हो। एनीवेज, अगर मुझे बोलना हो कि ही, तो ही डज नॉट स्पीक ट्रूथ। इसी तरह से आप बाकी के सेंटेंसेस को भी बना सकते हो। अब
अंतिम बात करते हैं अपन आज की, क्योंकि आज पहला वीडियो है ये। इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक भी एक से अधिक तरीके से बन सकते हैं, आप जानते हो WH वर्ड से बन सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब से भी बन सकते हैं। ओके, तो इंट्रोगेटिव में एक बात आपको याद रखनी है कि I फॉर इंट्रोगेटिव, I फॉर इन्वर्जन। I फॉर इंट्रोगेटिव, I फॉर इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब हिंदी में तो क्या होता है, उल्टा पुल्टा। मैं बहुत ही बेस लेवल से बात कर रहा हूँ बच्चों, कुछ ग्रामर के एक्सपर्ट बैठे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि सर ये फर्स्ट ग्रेड को पढ़ा रहे हैं या 9th-10th को पढ़ा रहे हैं, बट अपन शुरू से शुरू करेंगे। तो उल्टा पुल्टा का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट और वर्ब का नेचुरल जो सीक्वेंस क्रम है उसको अगर आप उल्टा पुल्टा कर दो तो वो इन्वर्जन हो जाएगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब जो बाद में आती है उसको पहले ले आओ और सब्जेक्ट जो पहले आता है उसको बाद में ले आओ। अगर आप ऐसा कर दोगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। हालांकि ये 100% कंडीशन नहीं है कि ऐसा करने पर सिर्फ इंट्रोगेटिव ही बनेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ये कंपलसरी है। इंट्रोगेटिव इससे ही बनेगा, है ना। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, जो डू डज है ना, हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है इसको हम ले आएंगे पहले, बाकी का सारा मामला वैसा का वैसा सेट हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो इसमें नोट नहीं आएगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ऑब्जेक्ट होगा तो लग जाएगा और क्वेश्चन मार्क इसके एंड में लग जाएगा। डू डज का नियम अभी वही है, सेम वही नियम है। अगर मुझे बोलना हो कि क्या सीता सच बोलती है तो सीता सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, डज सीता स्पीक ट्रूथ। अगर मुझे बोलना है कि क्या लोग सच बोलते हैं तो लोग प्लूरल है इसलिए क्या आ जाएगा, डू पीपल स्पीक ट्रूथ, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब लास्ट बात है नेगेटिव इंट्रोगेटिव की। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का मतलब नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। ओके, तो इस इंट्रोगेटिव तो बना ही चुके हैं हम पहले ही। अब हमें सिर्फ इतना ही करना है कि नेगेटिव बनाना है इसको, यानी कि नोट लगाना है। और नोट कितने नंबर पे आता है बच्चों, मैंने आपको बताया था नंबर 3 पे। तो आप तो काउंट करो 1, 2 and 3। यहाँ पे अगर आप नोट लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएगा। मतलब अगर मुझे बोलना हो कि क्या महेश सच नहीं बोलता है तो महेश सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, डज। सब्जेक्ट आ गया नंबर 3 पे, नॉट स्पीक ट्रूथ, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो आज हमने की, और हमें आगे बढ़ना है तो हमें बेसिक से ही बढ़ना पड़ेगा। तो बेसिक बातों में मैंने आपको बताया इंडेफिनिट क्यों होता है। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब ज़रूरी है। हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो नोट नंबर 3 पे आएगा सामान्यतः, अपवाद हैं इसके, बात करेंगे। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इन्वर्जन, I फॉर इंट्रोगेटिव, I फॉर इन्वर्जन। कैसा भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे आप, चाहे WH वर्ड से शुरू करो चाहे हेल्पिंग वर्ब से, उसमें इन्वर्जन होना ज़रूरी है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको इंट्रोगेटिव तो पहले बना ही चुके हो, उसमें नोट लगाना है और नोट नंबर 3 पे आता है। तो हमने नंबर 3 पे नोट लगा के क्या कर दिया, इसको इंट्रोगेटिव से नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना दिया। सो दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो। लेट्स सी हाउ दिस एक्सपेरिमेंट गोज़, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू। बैक टू द सेकंड वीडियो ऑन टेंसेस। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो क्या होता है। हालांकि मैंने आपको टेंस के बारे में भी कुछ बेसिक बातें बताई थी। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में। और प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में मैंने कुछ बातें लिखी हैं, लेकिन अपन पहली बात जो ध्यान देंगे वो क्या है, कोई भी टेंस अगर कंटिन्यूस है तो उसमें ING फॉर्म का आना जरूरी है। पहली बात तो याद रखना, ING फॉर्म जो है वो ING फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के बिना नहीं आएगी। दूसरी बात, तीसरी बात कि फर्स्ट फॉर्म प्लस ING बी फॉर्म के बिना नहीं आएगी। मतलब आपको अगर कहीं भी ING फॉर्म लगानी है तो उसके पहले बी फॉर्म लगाना जरूरी है। अब आपको कुछ बातें क्लियर हो इसलिए मैं बता दूं कि वर्ब की हेल्पिंग वर्ब की 3 बेस फॉर्म जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं, बी, डू और हैव। बी, डू और हैव। बी जो है उसका मतलब होता है इज, आर, एम, वॉज और वर। ये 5 रूप हैं बी के। ये बेस फॉर्म है बी, डू और हैव। डू के डू, डज और डिड 3 रूप हैं। हैव के हैज, हैव और हैड, ये 3 रूप हैं। तो आपको याद रखना है कि इन 3 बेस फॉर्म से हमारी 11 हेल्पिंग वर्ब बनती हैं। मैंने वो कहा भी था कि 13 + 11 11 हेल्पिंग वर्ब ये वाली
और 13 मॉडल्स मिलके 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। अच्छा, इनके बाद क्या क्या वर्ब आ सकती है ये फिक्स है। बी फॉर्म के बाद या तो आईएनजी फॉर्म आएगी या फिर थर्ड फॉर्म आएगी। ये एक्टिव वॉइस में आती है हमेशा और ये पैसिव वॉइस में आती है, आपको ये याद रखना है। डिड के बाद यानी कि डू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, ये के बाद जो वर्ब्स आ सकती हैं वो भी फिक्स्ड हैं। तो मतलब ये होगा कि ये चीज़ें इतनी फिक्स हैं, अगर हम इनको दिमाग में रखें तो फिर गलतियाँ होने की संभावना क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और एक बात आपको याद रखनी है कि आपका एग्जाम जो है, खासकर जिस एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड के लिए, उसमें आज तक आप 4 सालों के पेपर देखोगे, 4 बार के पेपर देखोगे, 11, 13, 15 और 18 के पेपर देखोगे अगर आप, तो आपको पता लगेगा कि वो आपको सिर्फ टेंस पहचानने को बोल रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे अपन बात करेंगे। अच्छा, एक आखिरी बात जो है वो अपन बात करेंगे, बहुत ईजी है, मैं बस आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ। इन सब में जो रूप देख रहे हैं आप 5, 3, 3, कुछ प्रेजेंट और कुछ पास्ट हैं। जैसे कि बी का ये रूप इज आर एम प्रेजेंट है, वॉज वर पास्ट है। डू का डू डज वाला रूप प्रेजेंट है और उसी का रूप पास्ट कौन सा है, डिड। हैव का जो हैज है रूप है वो प्रेजेंट है और हैड है वो क्या है, पास्ट है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। 2-3 ये 3 बेस फॉर्म, इनसे बनने वाली 11 एक्टिव वर्ब, इनके बाद कौन कौन सी वर्ब आ सकती हैं और इनमें से कौन सा प्रेजेंट है और कौन सा पास्ट है, ये आप याद रखेंगे। तो टेंस समझने में, याद करने में नहीं, समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर कोई टेंस कंटिन्यूस है तो उसमें आईएनजी फॉर्म आना जरूरी है, बी आना जरूरी है। अब आप मुझे एक बार बताइए कि हम कौन सा कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं या प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं। तो उत्तर आएगा कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं। तो फिर हम बी का कौन सा रूप लगाएंगे, कौन सा रूप, वो रूप जो प्रेजेंट वाला हो। अभी मैंने आपको बताया कि बी का कौन सा रूप प्रेजेंट वाला है, इज आर एम। तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आएगी, इज आर या एम आई डी, और वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब इज आर एम बहुत सिंपल है, सिंगुलर के साथ इज आता है, आई के साथ एम आता है, बाकी सबके साथ क्या आता है, आर आता है। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे, वी इज स्पीकिंग ट्रूथ, वी आर स्पीकिंग ट्रूथ एंड आई एम स्पीकिंग ट्रूथ। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है आपको। तो क्या करना है बच्चों, आपको गिनना है 1, 2 और नंबर 3 पे आपको लगाना है नॉट। जैसे आप नंबर 3 पे नॉट लगाओगे तो वी आर नॉट स्पीकिंग ट्रूथ, क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव में मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, इंट्रोगेटिव में क्या जरूरी है बच्चों, इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब उल्टा पुल्टा। ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा मैं, बस उसकी बार रिपीट कर रहा हूँ और 2 बार ही करूँगा। उल्टा पुल्टा मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। अगर हम ऐसा कर देंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा और यू के साथ आ आएगा। अगर मुझे बनाना हो कि क्या वह सच बोल रहा है तो वह मतलब ही क्या आएगा, इज ही स्पीकिंग ट्रूथ, और आगे आ जाएगा इसके क्वेश्चन मार्क। नाउ नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव तो है ही, नोट लगाना है, 1, 2, 3 गिनेंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे और सेंटेंस बन जाएगा हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या पॉलिटिशियंस सच सच नहीं बोल रहे हैं, आर पॉलिटिशियंस नंबर 3 पे नॉट स्पीकिंग ट्रूथ। और क्योंकि क्वेश्चन है तो क्या आ जाएगा, इसमें क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात थी आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। कंटिन्यूअस में आपको क्या रखना है, कोई भी टेंस हो किसी भी प्रकार का जिसमें कंटिन्यूअस शब्द जुड़ गया उसमें आईएनजी फॉर्म का आना अनिवार्य है, कंपलसरी है। आईएनजी फॉर्म कभी भी बिना बी के नहीं आएगी। और बी के रूप कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बता दिया। बी खुद हो गया तो इज, आर, एम, वॉज और वर, ये जो हैं बी के 5 रूप हैं। ओके, आगे चलते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट जो है बच्चों, परफेक्ट वैसे अपने आप में मीनिंग क्या होता है, जो कंप्लीट या पूर्ण हो उसे परफेक्ट बोलते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब भी क्या होगा कि वो टेंस जो हमें कोई काम जो पूरा हो चुका है उसके बारे में बता रहा हो। ओके, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात कि काम पूरा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो चुका है और पास्ट इंडेफिनिट में भी कोई काम खत्म हो चुका है। मतलब
ऐसा हुआ था, ऐसा हो चुका है, दोनों ही काम हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि समय का फ़र्क है, एक में ज़्यादा समय होता है, एक में कम समय होता है। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर समय का कोई मामला नहीं है, यहाँ पर मामला है इफेक्ट का। इसका इफेक्ट का, जिसको आप क्या बोलते हो, प्रभाव। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट में जो काम खत्म हुआ होता है, उस काम का प्रभाव जो है वो खत्म नहीं हुआ होता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि मैं अपने किसी दोस्त के घर जो है जाता हूँ गर्मियों के दिनों में, और गर्मियों के दिनों में मैं घर से सुबह सुबह चाय पी के निकलता हूँ और 3-4 घंटे बाद मैं उसके घर पे पहुँचता हूँ और वो दोस्त मुझसे पूछता है कि भाई विल यू टेक टी और विल यू हैव टी, और मैं उसको बोलूँ कि आई हैव टेकन टी या आई हैव हैड टी। मैं चाय पी चुका हूँ, हालांकि मैंने चाय 4 घंटे पहले पी थी, लेकिन फिर भी मैंने क्या बोला कि मैं चाय पी चुका हूँ, क्योंकि उस चाय का प्रभाव अभी बाकी है, मतलब गर्मियाँ हैं तो ज़रूरत नहीं है। पर यही बात अगर सर्दियों में हो, सुबह 6 बजे हम निकले घर से चाय पी के और 8 बजे किसी दोस्त के घर पहुँचे और वो बोले कि भाई चाय पियोगे क्या, हैव यू विल यू टेक टी विल यू हैव टी, और मैं उसको बोलूँ कि यार आई टुक टी एट 6, यार 6 बजे पी थी, मतलब ले आओ, है ना। कहने का मतलब ये है कि 2 घंटे पहले पी थी मैंने नहीं, लेकिन उसका प्रभाव क्या हो चुका है, खत्म सर्दी के कारण। तो मतलब यहाँ पे बात सिर्फ प्रभाव की है, जो चीज़ खत्म हुई लेकिन प्रभाव अभी भी है, वो परफेक्ट में आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट, और जो चीज़ खत्म हो गई और बात नहीं खत्म हो गई वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगी। अपन देखेंगे अभी उसको भी। सो प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसमें भी हम वही डिविजन्स करने वाले हैं। एक चीज़ और जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं मैं कि डिवाइडेशन कोई वर्ड नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने डिवाइडेशन वर्ड यूज करते हुए सुना है। देयर इज नो वर्ड सच एज डिवाइडेशन, इट इज डिवीजन। ओके, तो पॉजिटिव वाक्य जो हैं उनमें सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग ऑफ आएगी, हेल्पिंग ऑफ क्या आएगी ये बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस सेंस कोई भी है तो उसमें आईएनजी को माना जरूरी है, आएगी ही आएगी। वैसे ही किसी भी टेंस में अगर परफेक्ट शब्द जुड़ गया, कौन सा, परफेक्ट, तो उसमें भैया हैव फॉर्म का आना कंपलसरी है। मैं आपको हैव फॉर्म बोल रहा हूँ बच्चों, याद रखना, मैं आपको हैव नहीं बोल रहा हूँ। और आप जानते हैं कि हैव फॉर्म के 3 रूप हैं, हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड। ओके, तो अगर कोई भी टेंस परफेक्ट है उसमें हैव फॉर्म आना जरूरी है। और हैव फॉर्म के बाद वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, थर्ड फॉर्म आती है। तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी अगर कोई भी टेंस परफेक्ट है तो। ओके, पहली बात। दूसरी बात, ये कौन सा परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसमें हैव का कौन सा रूप आएगा, फिर हैव का कौन सा रूप प्रेजेंट में आता है, हैज, हैव, हैड में से। आप पढ़ चुके हैं पहले कि हैज और हैव जो है ये 2 ही क्या है, प्रेजेंट के रूप हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्टिव को लगा दो, वरना कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, हैज कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा, ये भी बहुत सिंपल है कि हैज और हैव दोनों में से किस में एस लगा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर हैज में एस लगा हुआ है। तो जहाँ एस लगा हुआ है वो उन जगहों पे आएगा जहाँ पे हमने एस या एस लगाया था ऊपर, याद है शुरू में प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और हैव में एस नहीं है, इसलिए हैव वहाँ आएगा जहाँ पे हमने एस या एस नहीं लगाया था। तो आपको याद होगा हमने आई के साथ एस या एस लगाया था क्या, नहीं लगाया था। तो क्या आएगा, आई हैव स्पोकन ट्रूथ। अब इस बात को समझिए भी थोड़ा सा। मैं अगर बोलूँ कि आई स्पोक ट्रूथ सेकंड फॉर्म, और मैं बोलूँ कि आई हैव स्पोकन ट्रूथ, दोनों में फर्क क्या है। आई स्पोक ट्रूथ का मतलब है कि मैंने सच बोल दिया था अदालत में और मुजरिम को या उसको गुनाहगार को सजा भी हो गई थी। बट यहाँ पे है मतलब कि मैंने सच बोल दिया है, अब देखते हैं उसका प्रभाव क्या होगा, मतलब बात अभी खत्म नहीं हुई है। ये डिफरेंस है, आपको डिफरेंस दिमाग में रखोगे ना तो चीज़ें ईजी रहेंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी। अगर आपको लिखना हो कि ममता ने सच बोल दिया है, ममता सच बोल चुकी है, तो ममता सिंगुलर है, क्या आएगा, हैज। ममता हैज स्पोकन ट्रूथ। अब अगर बात करें कि नेगेटिव कैसे बनाएंगे इसको, तो बच्चों आपके पास बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। 1, 2, नंबर 3 पे क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। अगर मैं बोलूं कि प्लेयर्स ने सच बोल दिया है, प्लेयर्स ने सच बोल दिया है, नेगेटिव बनाना है तो प्लेयर्स ने सच नहीं बोला है।
प्लेयर्स हैव नॉट स्पोकन ट्रूथ। ओके, तो ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे एग्जाम्पल क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, टेंस खत्म हो जाएंगे, उसके बाद दोबारा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम अपने एग्जाम्पल्स को कम करेंगे। इंट्रोगेटिव मतलब इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, वर्ब की फॉर्म वही रहेगी थर्ड, ऑब्जेक्ट लगा दो वरना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या तुमने बोला है, क्या तुमने, तुम मतलब यू, हैव यू स्पोकन ट्रूथ, क्या तुम्हारे पिताजी ने बोला है। अब देखो बच्चों, तुम्हारे पिताजी मतलब योर फादर। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, योर देखकर नहीं, हमें तो लिखना है पूरा, योर फादर मतलब सिंगुलर, तो क्या आएगा, एज योर फादर स्पोकन ट्रूथ। अगर आप इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं और इंट्रोगेटिव भी बनाना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे बच्चों, 1, 2, नंबर 3 पे नोट लगा देंगे, है ना। क्या हमने सच नहीं बोला है, वी मतलब हैव वी नॉट स्पोकन ट्रूथ, क्या हमने सच नहीं बोला है। ओके, ये बात थी आपकी परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस के बारे में मैंने क्या बताया आपको बच्चों, एक तो ये बताया कि परफेक्ट टेंस में एक्चुअली होता क्या है, समय का मामला है या इफेक्ट का मामला है। तो मैंने बताया कि इफेक्ट का मामला होता है, ये समय का मामला नहीं होता। आप इसको वीडियो को बैक करके रिवाइंड करके देख सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि कोई भी टेंस अगर परफेक्ट है उसमें हैव फॉर्म का आना कंपलसरी है। हैव फॉर्म से मेरा मतलब है हैव बेस फॉर्म है, हैज है, तीनों में से कोई एक थर्ड फॉर्म आएगी, ये मैंने आपको बता दिया। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, किसके बारे में, परफेक्ट टेंस के बारे में। किसके बारे में, परफेक्ट टेंस के बारे में। चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और उसके आगे एक और वर्ड जुड़ गया कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ना अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि हम शब्दों के बेस पे अपने टेंस को समझ सकते हैं। पहला शब्द जो है हम यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, हम उर्दू की तरह उल्टा शुरू करेंगे। पहला शब्द है हमारा कंटिन्यूअस, तो मतलब कंटिन्यूअस मतलब क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगी, कंपल्सरी हो गया। आईएनजी फॉर्म है तो मतलब हमें क्या लगानी पड़ेगी, बी फॉर्म लगानी पड़ेगी। बी का कौन सा रूप आएगा ये हम डिसाइड करेंगे बाकी का भाग देखकर ना। बाकी का भाग हम यहाँ पर पहुंचते उससे पहले क्या आ गया, परफेक्ट आ गया। और परफेक्ट का मतलब है कि हमें क्या लगाना जरूरी है, हैव फॉर्म लगानी जरूरी है, क्योंकि कोई भी टेंस अगर परफेक्ट है उसमें हैव आएगा। ओके, ना हैव का कौन सा रूप आएगा वो यहाँ देखेंगे, प्रेजेंट। प्रेजेंट तो मतलब हैव का प्रेजेंट वाला रूप कौन सा होता है, हैज या हैव, दोनों में से कोई एक। अब प्रॉब्लम आ गई कि हैज हैव को वर्ब की फॉर्म कौन सी चाहिए, थर्ड। कौन सी, थर्ड। उसका मतलब हम बी का कौन सा रूप लगाएंगे, बी का थर्ड फॉर्म जो हम क्या मानते हैं, बीन मानते हैं। क्या मानते हैं, बीन। इसका मतलब हमने वर्ड्स को देखा और स्ट्रक्चर बना दी कि हैज हैव बीन प्लस आईएनजी, है ना। ये तो स्ट्रक्चर बन गई इसकी, और पहचानने की बात होगी क्योंकि पेपर में पहचानने पर आधारित आपके क्वेश्चन आएंगे। ओके बच्चों, स्ट्रक्चर्स की बात करें, पहले बात करते हैं अपन पॉजिटिव सेंटेंस की। सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हैज या हैव। फिर क्या आ जाएगा, बी। फिर क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऑब्जेक्ट है तो लगा दो, कोई जरूरी नहीं है पढ़ना। नई चीज इसमें इंट्रोड्यूस हो रही है वो है आपकी सिंस या फोर, और उसके बाद क्या आएगा, टाइम। सिंस या फोर प्लस टाइम। अब बच्चों ये सिंस और फोर प्लस टाइम की जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि वैसे तो सब लोगों ने सुन रखा है, बड़ा ये ना किताबों में, संदीप पाठक में भी और भी बहुत सारी अच्छी किताबों में भी, कि सिंस जो होता है वो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, और फोर जो होता है वो ड्यूरेशन के लिए आता है, अवधि के लिए आता है। ओके, ये तो हमने पढ़ रखा है, बट इसके बावजूद भी कुछ लोगों को, और मेरा काम जो है वो उन कुछ लोगों की हेल्प करना भी है, तो कुछ लोगों को दिक्कत आती है। तो मैंने थोड़ा सा बता दूं आपको देसी तरीका भी, कि ऐसा कोई भी समय
ऐसा कोई भी समय जो आपको घड़ी और कैलेंडर में दिखाई दे सकता है, उसके लिए सिंस यूज करेंगे हम। उदाहरण के लिए आपको घड़ी या कैलेंडर में, मैं लिख देता हूँ ना, उदाहरण के लिए मैं अगर बोलूँ कि 6 o'clock, तो क्या आपको घड़ी या कैलेंडर में दिखाई देगा? आंसर होगा यस, दिखाई देगा, तो सिंस आएगा। अगर मैं बोलूँ 6 घंटे, तो घड़ी में दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, तो आंसर होगा 4, है ना। 4 में अपन को पैरेलल बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो यहाँ से बच गया वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर भी जो घड़ी कैलेंडर में ना दिखाई दे ना। अच्छा, आपको जनवरी, फरवरी, मार्च ये घड़ी कैलेंडर में दिखाई देगा क्या? तो आंसर होगा यस, कैलेंडर में दिखाई देगा, तो सेंस आएगा। 6 महीने नहीं दिखाई देंगे, 4 आएगा। आपको 1947, 1999 ये घड़ी कैलेंडर में दिखाई देगा क्या? यस। अगर आप 1997 का कैलेंडर लोगे तो आपको 1997 हर पेज पे दिखाई देगा, सेंस आएगा। क्या आपको 50 साल दिखाई देंगे? 4 आएगा, है ना। इसलिए दिवाली दिखाई देगी क्या? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। दिवाली आपको घड़ी कैलेंडर में दिखाई देगी? यस, दिखाई देगी। अगर आप हिंदू कैलेंडर देखोगे, जो जिन लोग जो इस त्योहार को मनाते हैं, तो आपको उनके कैलेंडर में दिवाली दिखाई देगी, तो सेंस। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि ये तो चीज़ होगी। इसके अलावा भी आपको, क्योंकि देसी तरीके जो होते हैं उनके अल्फाज भी होते हैं, तो आपको याद रखना है इसके अलावा भी कोई भी इंसिडेंट हो आपकी लाइफ का, किसी की लाइफ का, है ना, वेडिंग हो, चाहे वो कोई एक्सीडेंट हो, है ना, कोई भी, सिंस इज वेडिंग, सिंस इज एक्सीडेंट, वो सब इसमें आएंगे। अच्छा, उसके अलावा देन इसमें आ जाएगा, सिंस देन। हुड वाले वर्ड जितने भी बन सकते हैं जो टाइम को इंडिकेट करते हैं, चाइल्डहुड, बॉयहुड, है ना, उन सब में भी क्या आएगा? सेंस आएगा। तो ये कुछ एक तरह से आप बोल सकते हो अपवाद ही हैं जो घड़ी कैलेंडर में दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी सेंस आता है। बाकी सबके लिए क्या आता है? 4 आता है। ये बात जो मैंने आपको बताई है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, क्योंकि एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हम पढ़ने वाले हैं, तो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। आपके पास हमेशा ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हो, जो कि ऑफलाइन क्लासेस में नहीं होती। मुझे लगता है सिर्फ एक ही फायदा है ये ऑनलाइन क्लासेस का, जो ऑफलाइन में नहीं होता, आपको टीचर से पूछना पड़ेगा। तो यहाँ भी आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में ना। अभी मैंने आपको बताया कि सिंस कब आएगा, 4 कब आएगा, उसको अपन सिंपल सेंटेंस में यूज करते हैं, फिर अपन थोड़ा सा डिफरेंट यूज भी इसका देखेंगे। पहले तो मैं बोलता हूँ कि मेरे पिताजी इस फैक्ट्री में 10 साल से काम कर रहे हैं। माई फादर, सिंगुलर क्या आ जाएगा? हैज बीन वर्क, आईएनजी फॉर्म, वर्किंग, कहाँ पर? इन दिस फैक्ट्री, कब से? 10 साल से, for 10 years। 10 साल है तो 4 आ जाएगा। अगर मैं इसी वाक्य में बोलता कि मेरे पिताजी 1999 से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे क्या जाता? सिंस 1999। मेरे पिताजी 1999 से, मेरे पिताजी तब से ही इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो सिंस देन। ठीक है, तो ये तो बात होगी सिंपल सिंस और 4 की। बट यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। हो सकता है वो आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम से डायरेक्टली चुनी हुई ना हो, बट आपको आपके नॉलेज को बहुत अच्छा करेगी वो। और अगेन मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, कई लोगों को पता भी होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि एक फ्रेज आपको याद रखनी है, 4D, इसने मेरी किस्मत 4D। क्या याद रखोगे? 4D। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एक विशेष स्ट्रक्चर है कि अगर लास्ट दे दिया जाए, क्या दिया जाए? लास्ट, उसके बाद कोई भी टाइम हो सकता है, 2 months, 2 years, कोई भी, तो फिर हम 2 months टेक्निकली देखा जाए तो 2 months के पहले क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। लेकिन अगर 2 months के पहले क्या लग जाए? लास्ट या पास्ट, लास्ट या पास्ट, तो फिर ये 4D। कौन सा नियम याद रखोगे? 4D। इसलिए मेरी किस्मत 4D या 4D जो मर्जी बोल लो। तो इसमें क्या चीज याद रखनी है आपको कि अगर आपको लास्ट या पास्ट के पहले दे रखा है दी, तब तो आप क्या लगा दोगे? 4 लगा दोगे। और अगर आपको लास्ट
या पास्ट के पहले यदि नहीं दे रखा तो आप क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, एग्जांपल देखेंगे उसके बाद और ज्यादा बात क्या होगी, क्लियर होगी, है ना। यहाँ पे 2 मंथ्स लिखा है, स्ट्रक्चर याद रखना, फॉर द लास्ट 2 मंथ्स एंड सिंस लास्ट 2 मंथ्स। ओके, इस स्ट्रक्चर को याद रखोगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और उसके बाद अपन एग्जांपल देखेंगे, फिर अपन इस क्लास को करेंगे खत्म। फॉर दी और सिंस लास्ट। नाउ अगर मैं बोलूं कि इट हैज बीन रेनिंग, पहला है लास्ट 2 days, दूसरा है the लास्ट 2 days। तो सेंटेंस हल्का सा डिफरेंस, सिर्फ दी का डिफरेंस या द का डिफरेंस, लेकिन सिंस और फॉर के यूज की बात करें तो पूरा चेंज आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, सिंस, यहाँ पे आएगा फॉर। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट 2 days एंड इट हैज बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 2 days। अब दिमाग में आएगा कि सर दोनों के मीनिंग में क्या अंतर है। वेल, दोनों में 2 दिन से बरसात हो रही है तो मीनिंग में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। यहाँ भी 2 दिन से बरसात हो रही है, यहाँ भी 2 दिन से बरसात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि मीनिंग में अंतर आप कैसे पकड़ोगे, सिंस और फॉर के यूज से। ये तो आपने लास्ट देखकर दी देखकर लगा दिया, लेकिन अब मीनिंग पकड़ने की बात आएगी तो सिंस या फॉर से पकड़ोगे। आप सब जानते हैं कि सिंस जो है वो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, तो यहाँ भी तो अपना काम कर रहा है, और वो काम क्या है, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आई हैव अ सन बट इट हैपेंस। नाउ यहाँ भी क्या काम कर रहा है, सॉरी ये काम कर रहा है किसका, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम का। तो अब 2 days का मतलब है कि 2 days में बच्चों, आज क्या वार है, आज वार है मान लीजिए बुधवार। ओके, तो अगर कोई कहता है कि सिंस लास्ट 2 days रेन हो रही है, तो बुधवार से बैक चले जाओ, 2 दिन पीछे चले जाओ, मंडे, तो वो कहना चाह रहा है कि मंडे से बरसात हो रही है। वो टाइम स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, बट वो ये कह रहा है कि मंडे से बरसात हो रही है। मंडे को सुबह से भी हो सकती है, मंडे को दोपहर से भी, मंडे को शाम से भी। लेकिन अगर कोई ये बोल दे कि इट हैज बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 2 days, तो फॉर किसके लिए आता है बच्चों, आप जानते हैं ड्यूरेशन के लिए आता है। तो यहाँ पर भी क्या काम कर रहा है, ड्यूरेशन का ही काम कर रहा है। इसका मतलब है वो जो बंदा है वो कह रहा है कि 2 days में कितने आवर्स होते हैं बच्चों, 48 आवर्स। वो ये कहना चाह रहा है कि पिछले 48 आवर्स से क्या हो रही है, बरसात हो रही है। मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली 48 आवर्स हैं। शायद ये कोई मौसम वैज्ञानिक होगा, ऐसा कोई न्यूज पेपर में काम करने वाला जर्नलिस्ट होगा जो लिख रहा है इतना एग्जैक्ट, और ये कोई हमारे ऐसा आम आदमी होगा जो ये कह रहा है कि भैया सोमवार से बरसात हो रही है। टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड कि मंडे को कब से शुरू हुई थी। तो ये दोनों में फर्क हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि सिंस लास्ट 2 months, उसका मतलब है कि अभी क्या चल रहा है, जुलाई, तो कोई व्यक्ति ये कहना चाह रहा है कि शायद कोई मई से कोई काम हो रहा है। पर अगर यहाँ पे कोई बोले कि फॉर द लास्ट 2 months, उसका मतलब होगा कि मे बी 60 days से कोई काम हो रहा है। तो ये स्लाइड सा लेकिन इम्पोर्टेंट सा अंतर है जो आपको याद रखना है। और तरीका मैंने आपको बताया, जैसे तरीका 4 दी, इसने मेरी किस्मत 4 दी, सिंस दी नहीं होता, 4 दी होता है अगर लास्ट या पास्ट आ जाए तो। हाँ बच्चों, आपको मैं आज एक होमवर्क भी दे रहा हूँ छोटा सा, और जो मेरे चैनल के लोग हैं वो तो इस होमवर्क को शो भी करेंगे मुझे। और हम शो भी कैसे करेंगे, लिखकर, चैनल पे नहीं कागज पर लिखकर उसका फोटो खींचकर भेजेंगे। आप मुझे नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, बच्चों वाला काम लगेगा आपको, मैं मानता हूँ, लेकिन बच्चों वाले काम करना कभी कभी अच्छा रहता है। तो मैं, और मुझे पता भी लग जाएगा कि किसने वीडियो देखा है, क्योंकि मैं चैनल में ये लिखने वाला नहीं हूँ। तो आप मुझे ये तीनों, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना के सेंड कर देंगे। और वैसे है बहुत ईजी, आप सब जानते हैं कि करना क्या है। एक ही मानेंगे, हमारे फादर एक ही होता है ना, एक से ज़्यादा हो जाएंगे गड़बड़ हो जाएगी ना। एक, नंबर 2 हैज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। ओके, और अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के दोनों भाग नहीं आएंगे, सिर्फ हैज ही आएगा या हैव ही आएगा। ओके, मैं आपको इतना हिंट देता हूँ, आप इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाओगे। आज की हमारी क्लास में इतना ही पढ़ेंगे।
मैं ये मान के चल रहा हूँ कि प्रेजेंट टेंस हमारा जो है पूरा हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें कोई काम चल रहा है ये बताया जाता है, उसके साथ साथ हमें ये भी बताया जाता है कि कब से चल रहा है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऐसा नहीं होता है, ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, सो दैट विल बी ऑल इन दिस लेक्चर। बाकी बातें करेंगे अपन बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक to the third video in the series of tenses, and today we are going to discuss past tense। और सबसे पहले हम बात करेंगे past indefinite की। पहली बात तो ये है कि past वो है जो बीत चुका है, जो होता था, हो रहा था, हो चुका था, है ना। तो जो past की बात करें, जो भूतकाल की बात करें, वो past tense होता है। इसमें भी 4 डिवीजन है। इंडेफिनिट से शुरू करेंगे हम। इंडेफिनिट में सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव वाक्यों की। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक सिमिलरिटी है, और सिमिलरिटी ये है कि दोनों के इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, जो मैंने आपको बताया था पहले। इसका मतलब यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद सीधी वर्ब आएगी, जो कि फर्स्ट फॉर्म से क्या बन जाएगी, सेकंड फॉर्म बन जाएगी। और सबसे छोटी स्ट्रक्चर जो है वो इसी टेंस की होती है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म है वो भेदभाव नहीं करती है फर्स्ट फॉर्म की तरह, मतलब ये सबके साथ आएगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिंगुलर है या प्लूरल है ना, या क्या है। एग्जाम्पल की बात करें तो I spoke truth, you spoke truth, we spoke truth, he spoke truth, सबके लिए सेम रहेगा, सेकंड फॉर्म चेंज नहीं होगी। अच्छा, एक और बात मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है उसे हम टाइमलेस टेंस बोलते हैं, क्योंकि वो किसी निश्चित समय की बात नहीं करता। तो क्या इससे भी हम टाइमलेस टेंस बोल सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज इसमें जो भी बात की जाएगी वो पास्ट में ही खत्म हो चुकी होगी। मैं सच बोलता था, मतलब क्या इम्प्लाइड है यहाँ पे कि अब नहीं बोलता, है ना। तो मतलब ये है कि ये टाइमलेस नहीं है, ये पास्ट के अंदर जो है वो बात कर रहा है कि पास्ट में ही कुछ इंडेफिनेटली होता था, अब नहीं होता है। नाउ अगर हम बात करें कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, तो नेगेटिव सेंटेंस जो है जैसे ही नेगेटिव आएगा नोट आ जाएगा। देखिए, जो चीजें बहुत इजी हैं उनमें बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। आरपीएससी का मामला है, फर्स्ट ग्रेड का। एक और चीज मैं शॉर्ट में बोलना चाहूंगा बहुत ही, कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर जो है बहुत ही शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं। मैं शॉर्ट में नहीं पढ़ा रहा आपको, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। वैसे तो बहुत सारी बातें और ऐसी हैं टेंस के बारे में जो आपको बताई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए बहुत ही कॉमन सी बात की कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके आगे आईएनजी नहीं आ सकता और जिनके आगे आईएनजी आ सकता है ना। डायनेमिक और स्टैटिक, जो स्टैटिक वर्ब्स उनकी कॉन्सेप्ट जो है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक टाइम कम है, एक तो 4 अगस्त तक का, और दूसरी बात ये है कि हमें हमारे एग्जाम में ये बातें पूछी भी नहीं है। 4 बार एग्जाम हुए, अभी तक यही पूछा गया है कि टेंस कौन सा है। तो इसलिए मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट कुछ वीडियोस होंगे जो 4 अगस्त के बाद होंगे, मे बी अपन उन वीडियोस में डिटेल में बात कर लेंगे। नेगेटिव में नोट लगाना है तो नोट नंबर 3 पे आएगा, वो भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। तो याद रखना, पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, जो कि डू का पास्ट। आपको मैंने याद दिलाया था, याद है ना। डू का रूप कौन कौन से होते हैं? डू, डज और डिड, 3 रूप होते हैं। तो डू और डज जो है वो तो प्रेजेंट में आते हैं, डिड आता है पास्ट में, तो पास्ट में आ गया। अच्छा, डू का कोई भी रूप हो उसके बाद वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है? फर्स्ट। लेकिन हमें नंबर 3 पे क्या लगाना है? नोट लगाना है। अब आपको एक और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, बहुत सारे लोग डिड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि डिड डू का रूप है, और डू का कोई भी रूप हो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऑब्जेक्ट रूप लगा देना वरना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ भी डिड भी भेदभाव नहीं करता, तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट कोई भी हो डिड ही आएगा। नंबर 3 पे नोट आएगा। अब वर्ब की फॉर्म क्या हो जाएगी? फर्स्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करें तो इंट्रोगेटिव। अब तक आपको याद हो गया होगा कि इंट्रोगेटिव है तो इसका मतलब है इन्वर्जन होगा, और इन्वर्जन का मतलब उल्टा पुल्टा। तो मतलब हम डिड को पहले लगा देंगे और उसके बाद में क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे।
उसके बाद में नंबर 3 पे क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि नेगेटिव नहीं है ये। ऑब्जेक्ट लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो अगर मैं बोलूं कि क्या तुम्हारे पिताजी सच बोलते थे, तुम्हारे पिताजी हो, किसी के पिताजी हो, और बहुत सारे लोगों के पिताजी जी हो, बहुत सारे पिताजी हो, मतलब 5-7 लोग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डीडी आएगा। Did your father speak truth? पास्ट इंडेफिनिट इस मामले में अच्छा है कि भेदभाव नहीं है कोई यहाँ पर। और अब आखिरी बात जो है वो है किसकी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाएगा। आप सबको अच्छे से याद हो गया होगा कि इंट्रोगेटिव है तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना बहुत ही ईजी है। आप 1 2 3 बस गिन लो और गिन के क्या लगा दो, नोट लगा दो। अब एक नया सेंटेंस बना लेते हैं। हम ट्रुथ बहुत देर से बोल रहे हैं कि क्या तुम इंग्लिश मूवीज नहीं देखते थे, तो यू, क्या तुम, डिड यू, नंबर 3 पे नॉट वॉच इंग्लिश मूवीज कर दो या हॉलीवुड मूवीज कर दो, एज यू लाइक इट। सॉरी, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो जहां तक बात है स्ट्रक्चर की, जहां तक बात है पहचानने की, तो मुझे नहीं लगता अब आपको प्रेजेंट पूरा और पास्ट इंडेफिनिट को पहचानने में कोई दिक्कत आएगी। जो मुश्किल चीजें होंगी हम उनको प्रैक्टिस करेंगे। नाउ पास्ट कंटिन्यूस के हम थोड़ा टाइम कम लगाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट पे थोड़ा ज्यादा लगाने वाले हैं। इसको पहचानना बहुत ही इजी है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कोई भी टेंस अगर कंटिन्यूस है तो उसमें आईएनजी फॉर्म का आना जरूरी है। आईएनजी फॉर्म का आना जरूरी है। तो आईएनजी फॉर्म किसके बिना नहीं आती? फर्स्ट फॉर्म के बिना। और फर्स्ट फॉर्म किसके बिना नहीं आती? बी फॉर्म के बिना। और बी के 5 रूप है, इज, आर, एम, वॉज, वर। और हम उन 5 में से कौन सा यूज करेंगे? कौन डिसाइड करेगा? दिस। पास्ट पास्ट है तो वॉज या वर आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉज या वर आ जाएगा। वॉज वर कहाँ आएगा? एक एक्सेप्शन को छोड़कर कि आई के साथ वॉज आएगा। इस एक्सेप्शन को छोड़कर बाकी सब जगह पे वही नियम लागू होगा। कौन सा? कि एस, इन दोनों में से किस में एस लगा हुआ है? वॉज में। वॉज में एस लगा हुआ है तो वॉज हर उस जगह पे आएगा जहां पे हमने बिल्कुल बिगिनिंग में एस या एस लगाया था। और वर हर उस जगह पे आएगा जहां हमने एस या एस नहीं लगाया था, क्योंकि एस यहाँ पर है वॉज में। सो बाकी सब बहुत कॉमन है। आई वॉज राइटिंग ए स्टोरी, यू वर रनिंग, देन तुम तब भाग रहे थे। नेगेटिव बनाना है तो नंबर 3 पे नोट लगा देंगे, 1 2 and 3। यू वर नॉट लिसनिंग टू यू, शी वॉज नॉट कुकिंग। ओके, ये कुकिंग जो वर्ब है वो ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव दोनों हो सकती है, तो इसलिए यहां पर मैंने इसको इनट्रांसिटिव वर्ब के रूप में यूज किया है, ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया। नाउ इंट्रोगेटिव बनाना है तो इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। तो वर यू प्लेइंग चेस, वॉज शी कॉलिंग मी। नाउ नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो नोट लगाना है, नोट लगा देंगे नंबर 3 पे, 1 2 3, है ना। वर वी नॉट कॉलिंग हिम नेम्स, कॉल समबडी नेम्स, आप जानते हैं कि किसी को भला बुरा कहना, या इवन यहाँ तक कि गाली गलौज भी करना। तो वर वी नॉट कॉलिंग हिम नेम्स, क्या हम उसे भला बुरा नहीं कह रहे थे। तो ये तो बच्चों बात थी पास्ट कंटिन्यूस की। मुझे मित्रों नहीं बोलना आता, है ना, मित्रों बात थी, तो इसलिए बच्चों ये मुंह से निकलेगा। बड़े हों अगर आप मुझसे भी तो एडजस्ट कर लेना, एडजस्ट मत करना, एडजस्ट कर लेना, बी साइलेंट रखकर। सो पास्ट कंटिन्यूस जहां पर कोई काम हो रहा था लेकिन कितने समय से हो रहा था यह हमें मालूम नहीं होता। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, एंड विच इज गोइंग टू बी पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो बच्चों, एक बात समझ लीजिए आगे बढ़ने से पहले कि अब तक हमने क्या किया, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदला तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट बन गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने डू डज को डिड में बदला तो क्या बन गया, अगेन पास्ट इंडेफिनिट बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट से। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इज आर एम को वॉज वर्ब में बदला,
तो पास्ट बन गया। मतलब हम सिर्फ वर्ब बदलते आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब बदलते आ रहे हैं और टेंस चेंज करते आ रहे हैं। तो मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ कि क्या हम यहाँ पर भी हैज है को बस हैड में बदलकर काम चला सकते हैं क्या? इसका आंसर है चला सकते भी है और नहीं भी चला सकते हैं। कॉन्वर्सेशन की बात करें, वार्तालाप की बात करें, बातचीत की बात करें, तो उसमें तो हम सिर्फ हेड प्लस हर फॉर्म लगा के काम चला सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक इंडिविजुअल सेंटेंस की बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, तो फिर सिर्फ हेड प्लस हर फॉर्म लगा के काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। यही बातें हैं जिसलिए आपको ये टेंस पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो अपन अंतर करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में अंतर क्या है। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव हैड लंच, मैं लंच कर चुका हूँ, लंच खा चुका हूँ, और फिर मैं बोलूँ कि मैं लंच खा चुका था। अंतर तो साफ पता लग गया होगा कि लंच कर चुका हूँ मतलब प्रेजेंट है, कर चुका था मतलब पास्ट है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं लंच कर चुका हूँ मैं मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि कब से पहले। बोलने वाला सुनने वाला समझ जाएगा कि इस पॉइंट से पहले, जब वो बोल रहा है उस पॉइंट से पहले वो लंच कर चुका है। बट अगर मैं बोलूँ कि लंच कर चुका था, तो सुनने वाला कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होगा। क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा? कि मुझे स्पीकर जो है वो बताएगा कि कब से पहले। उदाहरण के लिए, पेशेंट मर चुका था, कब से पहले? डॉक्टर के आने से पहले। गाड़ी जा चुकी थी, कब से पहले? मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। घंटी बज चुकी थी, कब से पहले? मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट परफेक्ट में हमें वो पॉइंट बताना पड़ेगा जिस पॉइंट से पहले कोई काम खत्म हो गया था। ओके, सो हम शुरुआत करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस से, और लकीली हमें पॉजिटिव भी पढ़ना पड़ेगा सिर्फ, बट उसको थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। नाउ हमें वो समय बताना पड़ेगा जिससे पहले कोई काम खत्म हो गया था। तो पहले तो अपन देखते हैं ऐसा कि यहाँ होगा क्या। हम एक तरफ तो लगाएंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पूरी स्ट्रक्चर नहीं लिख पाऊंगा वरना मुझे दो तीन स्ट्रक्चर लिखनी पड़ेगी। और जिस तरफ हम हेड प्लस हर फॉर्म लगाएंगे उससे दूसरी तरफ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म या उसका इक्विवेलेंट लगाना पड़ेगा। आप वर्ब की सेकंड फॉर्म में मान लीजिए। नाउ ये क्या होगा, क्यों होगा, इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं कि पेशेंट हैड डाइड, एक बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर अपन डिफरेंट एग्जांपल लेंगे। बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, तो राइम स्कीम हो गई है ना। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ओके, ए। नाउ इसमें हमने क्या किया, एक तरफ तो एक क्लॉज में हैड प्लस हर फॉर्म यूज किया और दूसरी क्लॉज में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज किया। तो एक तो बहुत ही आसान तरीका ये भी है जो टीचर कहते हैं कि जिस तरफ हेड प्लस हर फॉर्म दे रखी हो उससे दूसरी तरफ सेकंड फॉर्म लगा दो। इजी है बट धोखा देने वाला है। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, अगेन एक देसी तरीका ही है, फिर मैं आपको अंग्रेजी तरीका बाद में बताऊंगा, कि सेंटेंसेस में आपको यहाँ पर हेड प्लस हर फॉर्म और सेकंड फॉर्म के बीच में क्या मिलेगा? जनरली या तो मिलेगा आपको बिफोर और या आपको मिलेगा आफ्टर। बिफोर या आफ्टर, और इनके मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। बिफोर का मीनिंग होता है पहले, आफ्टर का मीनिंग होता है बाद में। ठीक है। और पास्ट परफेक्ट की मेन जो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? वो सेकंड फॉर्म को मानोगे या हेड प्लस हर फॉर्म को मानोगे हेल्पिंग वर्ब? मेरे हिसाब से आप पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस हर फॉर्म को ही मेन हेल्पिंग वर्ब मानोगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का अनुभव है हमारे पास, वहां पे हमने हैज प्लस हर फॉर्म लगाई थी। और कोई भी परफेक्ट टेंस होता है उसमें हम हैव फॉर्म जरूर लगाते हैं। अब नाउ बिफोर का मतलब पहले, तो याद रखना हेड प्लस थर्ड फॉर्म इससे पहले आएगी। अगर यहाँ आफ्टर लगा होता तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म इसके आफ्टर मैंने बाद में, यानी बाद में आती। ओके, उदाहरण के लिए इसी सेंटेंस को मैं चेंज कर दूं, द पेशेंट आफ्टर
द डॉक्टर, फर्स्ट के लिए हमें उसने ऑप्शन दे दिया डाई, और सेकंड के लिए उसने हमें ऑप्शन दे दिया अराइव। अब इनकी फॉर्म भरनी है हमें। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, बिकॉज वो जो फॉर्मूला था कि जिस तरफ हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है उसके दूसरी तरफ सेकंड फॉर्म लगा दो, वो फॉर्मूला तो थोड़ा सा फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? बिकॉज दोनों जगह खाली है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे क्या दे रखा है, आफ्टर। तो आफ्टर के बाद में हम क्या लगा देंगे, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। बाद में मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेड अराइव। और जिस तरफ हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई उसके दूसरी तरफ क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड। ना ये कोई शास्त्र में लिखा हुआ है कि डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मर ही नहीं सकता। पेशेंट डॉक्टर के आने के बाद भी मर सकते हैं, है ना। यहाँ पे डॉक्टर के आने से पहले मर गया, यहाँ पे डॉक्टर के आने के बाद मर गया, पहली बात। दूसरी बात, दो तरीके जो जैसे थे, पहला तरीका तो ये कि जहां हेड थर्ड है उसके दूसरी तरफ सेकंड लगा दो, सेकंड तरीका तो हेड थर्ड लगा दो। दूसरा तरीका आफ्टर के बाद में बिफोर के पहले वाला। तीसरा तरीका टेक्निकल है कि जो काम पहले खत्म हुआ है इन दोनों में से, जो काम हो चुका है उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, और जो काम बाद में खत्म हुआ उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, है ना। उदाहरण के लिए मैं मान लीजिए आपको हिंदी से अंग्रेजी बनानी पड़े कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी या ट्रेन जा चुकी थी। अब इस सेंटेंस को अंग्रेजी बनाने में हम लोग तो अच्छे हैं, हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अक्सर जो सिंपल साधारण बेचारे मेरे ऐसे लोग होते हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है कि सर शुरू कहाँ से करना है, बहुत ही तो मिक्स कर दिया सब कुछ। तो इसमें आपको हिंट मिलेगी किससे, इस वर्ड से। पहले मतलब आपको क्या यूज करना है, बिफोर यूज करना है। क्या यूज करना है, बिफोर। पहले लिखा है ना, तो बिफोर यूज करोगे। और अगर आप बिफोर यूज करोगे तो इसका मतलब हेड प्लस थर्ड फॉर्म को आप पहले यूज करोगे। ओके, और हेड प्लस थर्ड फॉर्म को पहले यूज करने का मतलब है आप पहले वो काम लिखोगे जो पहले हुआ था, क्योंकि हेड प्लस थर्ड फॉर्म वहां आती है जो काम हो चुका था। अब देखो यहाँ पे पहले क्या काम हुआ था, गाड़ी जा चुकी थी, तो फिर शुरू किससे करेंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट। पहले की लिखा है उसकी अपन ने बिफोर, कौन, आई, और रीच्ड स्टेशन या द स्टेशन। डेटा मिनट में आर्टिकल्स में हम अच्छे से बात करेंगे इनकी भी। तो ये मैंने आपको बात बताई सिंपल सी कि भाई 3 तरीके हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, डिक्शनरी के 2 और एक अंग्रेजी तरीका, जिससे आप इजीली सेंटेंसेस बना भी सकते हैं। और पहचानने की जहाँ तक बात है हमारे पेपर में, वो तो वैसा बहुत ही इजी सा मामला है, बहुत ही इजी सा तरीका है। ओके, सो इस वीडियो में हम इतनी बात करने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो टेंसेज है हमको क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। सो दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप आस्किंग मी क्वेश्चंस। अगर आप चैनल में हैं तो चैनल के थ्रू, और अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स के थ्रू। ओके, थैंक यू।